नमस्कार मेरे प्यारे बब्बर शेर सैनियों, मैं प्रिंस सर, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति को तैयार करे होंगे। जैसा कि आप सभी क्लास 10th में चले गए हैं और इस बार आप सभी का बोर्ड का एग्जाम पढ़ने वाला है और आप सब पूरा एनर्जेटिक हो गए हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मेरा ये चैनल ITT आइकन कुछ ही दिनों के बाद पूरे टीम मिलकर आपके होल सिलेबस को कंप्लीट हम लोग पढ़ाएंगे। फिलहाल आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स, जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसका पहला चैप्टर जो कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे जितने लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और दबा के एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर पाए। तो चलिए, आप सब क्लास को शेयर कर दिए हैं तो आज के क्लास को हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं। तो माय डियर, आप सभी जैसा कि पढ़े थे कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो माय डियर, क्वेश्चन दिया है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। तो मेरे बब्बर शेर शेरनियों, आप सभी कमेंट कर दीजिए कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। चलिए, तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र होते हैं, इसलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन दिया है अमेरिका, चीन, भारत, इनमें कोई नहीं। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। आप सब इसका कमेंट करिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उत्पादन के अगर सभी साधनों पर अगर निजी व्यक्तियों का अगर स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, तो उसे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब समाज या सरकार का होगा तो उसे समाजवादी कहेंगे, और जब दोनों का होगा उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं ना माय डियर। समझ रहे हैं बातों को? इसे क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हम लोग जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण है वो हम लोग का भारत है। ये आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं 2024 में पूछा गया है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो चलिए, तो निम्न में कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? भारत हो जाएगा। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, मतलब निम्नलिखित में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। ऑप्शन दिया है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें कोई नहीं।
अभी इस बात को मैंने समझाया था, इसलिए इस पे पुनः चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। तो सेवा क्षेत्र को तो तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र पूछा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो एक बार दबा के कमेंट कर दीजिए कि यस सर समझ में आ रहा है। बिल्कुल हम लोग आग लगा देंगे। और कहा जाता है कि आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? यानी कि भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन दिया है 2, 4, 6, 8। माय डियर, भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आप सब इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। तो भारत में सेवा क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? बोलिए। चलिए तो मैं बता दूं आपको कि भारत में जो सेवा क्षेत्र है उसे हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक गैर सरकारी सेवा, एक गैर सरकारी सेवा हो सकता है, एक सरकारी सेवा हो सकता है। यानी कि वैसा सेवा जो कि सरकार के अधिकार में है, चाहे सरकार का उसका नियंत्रण है। और दूसरा क्या है? गैर सरकारी, जिसको हम लोग प्राइवेट भी बोल सकते हैं। तो भारत में जो सेवा क्षेत्र है वो तो मुख्यतः 2 ही प्रकार का है, या तो एक प्राइवेट और नहीं तो सरकारी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर ए। क्लास कैसा लग रहा है आप सब जरूर कमेंट करिए, और अपने क्लास 10th में पढ़ रहे सभी मित्रों को शेयर करिए, ताकि हम लोग का सब्सक्राइबर जल्दी से फुलफिल हो, कि ताकि हम लोग पूरे टीम लेकर आपके पूरे एकेडमिक सेशन को चलाएं। बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा डिजिटल बोर्ड के साथ हमारा पूरा टीम ऑल सब्जेक्ट यूट्यूब पर लेकर आएगा बिल्कुल फ्री। तो इसलिए आप सब हम लोग के थिंक तक पहुंचने में हेल्प करिए, और जितना अधिक हो सकता है माय डियर क्लास को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ये थोड़ा सा घुमाया है माय डियर। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन दिया है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, विदेश क्षेत्र। तो भारत में की जो राष्ट्रीय आय है उसमें किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी ये क्वेश्चन ललन टफ है, एकदम बहुत आसान है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह किसका कथन है? VVI क्वेश्चन है, लगा लीजिए। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो दिया है ऑप्शन एडम स्मिथ, ब्राउन, केन्स, मार्शल, आर्थर लेविस। किसका है भाई? आप लोग कमेंट करेंगे। तो मैं बता दूं अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, किसने कहा था? आर्थर लेविस ने कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनमें कोई नहीं। इस पे हम समय नहीं देंगे क्योंकि इसको 2 बार पुनः हम लोग समझा दिए हैं, इसलिए आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर कमेंट करिए। तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं? तो हम लोग को पता है उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है? ऑप्शन दिया है कृषि का, उद्योग का, बैंकिंग का,
काला बाजारी का। तो अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है ही, अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान है ही, अर्थव्यवस्था में बैंकिंग यानी सेवा क्षेत्र का है ही, इसमें काला बाजारी का योगदान नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर मैंने बताया था कुछ देर पहले। तो भारत में आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ए और बी दोनों। बहुत लोग सोच रहा होगा कि यहाँ पे कृषि क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन कृषि क्षेत्र से ज्यादा आर्थिक विकास नहीं है बल्कि सेवा क्षेत्र से है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है। कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो तीसरा क्षेत्र किसे कहते हैं? तो बाबू सेवा क्षेत्र को ही कहते हैं ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो क्वेश्चन है पूरा पूरी 51 को होने वाला है, यानी न्योता होने वाला है, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन अगर सारे लोग अगर कर लेते हैं तो ये मैं इंश्योर करता हूं कि पहला चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, वो मेरा दावा है। इसलिए आप लोग पूरे शिद्दत से पूरे क्लास को पढ़िए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी बच्चे हैं अगर प्रयास करें कि कॉपी पेन लेकर बैठे और इसको नोट भी कर लेंगे तो और अच्छा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन। तो कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के से संबंधित कौन नहीं है, नहीं कह रहे भाई साहब। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग को पता है मत्स्य पालन आएगा ही, बैंकिंग नहीं आएगा, खनन आएगा, वन भी आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, और कृषि क्षेत्र में मत्स्य आएगा, खनन आएगा, वन आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे भाई साहब बैंकिंग नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का बी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। लगा दीजिए, जोड़ दीजिए सारे बच्चों को। समझ में आ गया ना? आपके लिए जब मैं मेहनत करने के लिए रेडी है तो आप लोग थोड़ा सा भी आनाकानी नहीं करिए। और एक बात कहा जाता है कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा सा भी साथ दे तो और बात है। चलने के लिए तो एक पैर भी काफी है, पर दूसरा साथ दे तो और बात है, और बात है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? अगर कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें सर्वाधिक बल किस पर दिया जाएगा रे भाई? देखिए ऑप्शन दिया है आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जन पर, लोक कल्याण पर। यानी कि अगर कोई अर्थव्यवस्था समाजवादी है तो सर्वाधिक बल किस पे दिया जाएगा? आप सभी कमेंट करिए। तो देखिए कह रहे आर्थिक स्वतंत्रता पर, ये तो नहीं होगा। आर्थिक स्वतंत्रता तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही मिलेगा, समाजवादी में कैसे मिल सकता है? ये नहीं होगा। उत्पादन कुशलता बिल्कुल नहीं होने वाला है। अधिकतम लाभ अर्जन ये भी नहीं होने वाला। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो ये अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? समाज से है। यानी समाज मतलब क्या? लोक के कल्याण से है। इसलिए आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? देखिए देखिए आ गया रसगुल्ला।
चलिए देखिए, दिया है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, इसलिए इस पे मैं समय नहीं देना चाहता हूं। आगे बढ़ेंगे, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए तो मेरे बब्बर शेर सैनियों। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? जल्दी कमेंट करिए, बोलिए। अरे भाई साहब, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, और कृषि को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ऑप्शन दिया है नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें कोई नहीं। यानी कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। यानी योजना आयोग का ही नाम 2015 में इसका नीति आयोग कर दिया गया। यानी योजना आयोग का नाम पहले दूसरा था, बाद में चल के इसको नीति आयोग कर दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में। इट में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था भाई साहब? तो देखिए ऑप्शन दिया है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951। देखिए माय डियर, बहुत सारे बच्चे जब ये लिखवाया जाता है क्लास में, तो बहुत सारे बच्चे एक बार देख लेते, कहते हैं भाई 1950 है, हाँ 15 है, क्या करना है? ये तो याद रहेगा, ऑप्शन में मिलेगा तो मार देंगे। लेकिन माय डियर आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन इस तरह से दिया जाता है ना कि लगेगा कि सब सही है, कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए मैं बता दूं, देखो इसमें भी 1950 है, इसमें 1950 है, इसमें 1951 है। तो 1950 तो आप लोग पढ़े होंगे, 1950 पढ़े थे, इधर 15 भी पढ़े थे। अब आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं मार्च था कि सितंबर था कि अक्टूबर था। तो इससे ऐसे कंफ्यूजन होता है। इसलिए जब भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट भाई साहब क्लियर करके रखिए। बहुत सारे बच्चे उसको कंसेप्ट नहीं क्लियर करते हैं, सोचते हैं कि मान के चलिए क्या दिक्कत है, ऑप्शन तो 4 गो रहता है हम मार लेंगे। लेकिन ऑप्शन इतना खतरनाक चीज है कि इतना कंफ्यूजन होता है किसी किसी में कि अगर आप 100% कंफर्म नहीं है तो गलत मार देंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च में हुआ था। रंजन आगे, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोग को पता होगा कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो आता है योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। और अभी ये थे, वर्तमान में पूछेगा तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन जो है VVI है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? यानी कि जो योजना आयोग था उसी का नाम चेंज कर दिया गया था, योजना आयोग का नाम ही नीति आयोग कर दिया था। तो ये कब इसका स्थापना किया था? ऑप्शन दिया है कि 1 जनवरी 2015, 2016, 2015, 2014। इधर 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014। तो आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे कि हम डायरेक्ट बता ही देते हैं कि भारत में जो नीति आयोग का स्थापना हुआ था वो भाई साहब 1 जनवरी 2015 को होने वाला था, हुआ था सॉरी। तो आएगा जब भी कि भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? यानी कि कोई भी विकास का जो नीति है वो कौन सा संस्था बनाते हैं? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है नीति आयोग। तो कोई भी नीति कौन बनाएगा? तो नीति, विकास की नीति जो है नीति आयोग ही बनाएगा।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें सभी। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। अब भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? पूंजी, सेवा, नियोजन, व्यापार। तो भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है भाई साहब? तो नियोजन को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे कि आर्थिक विकास के माप करने के लिए एक उचित सूचकांक क्या है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता व्यय, जीवन प्रत्याशा। तो यानी आर्थिक विकास के माप करने के लिए उचित सूचकांक क्या है, मापक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। देखिए आप सब क्लास को शेयर करिए, समझ गए ना? और क्लास कैसा लग रहा है आप सभी बताइए। बहुत जल्दी आप लोग का पूरा होल एकेडमिक भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ए और बी दोनों, और राष्ट्रपति। तो भाई साहब राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन से रहने वाला है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, और प्रश्न क्या है कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा, ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? यानी किस आधुनिक यंत्र के आ जाने के बाद सूचना, शिक्षा, ज्ञान सभी सुलभ हो गया? तो भाई साहब ऑप्शन दिया है मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा और ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर के आ जाने से एवरीथिंग क्या हो गया है? सुलभ हो गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, सामान्य रहती है, कुछ भी नहीं होता है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास की गति क्या होगा? तीव्र हो जाएगा कि मंद हो जाएगा कि सामान्य रहेगा? तो भाई साहब जनसंख्या वृद्धि इतना हानिकारक चीजें है कि कोई भी चीज आर्थिक विकास की जो गति रहने वाला है वो कभी भी तो तीव्र नहीं हो सकता है और सामान्य भी नहीं रह सकता है, यानी मंद हो जाएगा। आर्थिक विकास का हो जाएगा, मंद हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि समावेशिक विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। यानी समावेशिक विकास से जो होता है उससे जीवन स्तर किसका ऊंचा होता है? कुछ लोगों का, कि समाज के कुछ वर्गों का, कि समाज के सभी वर्गों का, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था 2024 में, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। मैंने क्लास में बोला भी था कि यही क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग क्लास में जितने भी बच्चे थे वो लोग ये इस बात को मेजर किया होगा। मैंने सुबह में बोला था कि आज सोशल साइंस का एग्जाम है और आज जब भी पूछेगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछेगा, समावेशिक विकास पूछेगा और प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र से पूछेगा। यही 3-4 गो से ही एग्जाम में क्वेश्चन रहा है, आप लोग क्वेश्चन बैंक से मिला सकते। तो ये सारी चीजें है। तो चलिए क्वेश्चन था कि समावेशिक विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। तो समावेशिक विकास पहले समझना पड़ेगा मेरे बब्बर शेरों, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर समावेशिक विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है तो किसका होता है। तो देखिए पहले समावेशिक विकास कैसे कर, तो समाज के सभी वर्गों का समान विकास ही तो समावेशिक विकास है भाई साहब। समझे बात को? समावेशिक विकास किसे कहेंगे? तो समाज के सभी वर्गों का समान विकास ही का कहलाता है, समावेशिक विकास कहते हैं।
तो जब बस ये जब समझ गए तो इसका आंसर तो आप लोग समझ गए ही होंगे कि समाज के सभी वर्गों का विकास ही क्या कहलाएगा, समावेशिक विकास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। सामान्यतः किसी देश में विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, साक्षरता दर की, कि स्वास्थ्य की स्थिति में, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? तो देश के विकास का जो स्तर होता है केवल प्रति व्यक्ति आय से ही नहीं बल्कि इन तीनों से भी देखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, कब हुआ था? 48 में, 50 में, 51 में, 52 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 से 56 तक चला था। पहला जो पंचवर्षीय योजना था 51 से 56 तक चला था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रहा है? तो अभी मैंने बोला था, तो उसमें 5 साल और घटा लीजिए, एक दो क्वेश्चन के पहले मैंने बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा? 2007 से लेकर 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी प्रधानमंत्री होता है, मैंने अभी बताया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन कब हुआ था? 50 में, 51 में, 52 में, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। आगे है आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो आर्थिक विकास का जो संबंध है किससे है? तो आपको मैं बता दूं गुणात्मक परिवर्तन से भी है और परिणात्मक से भी है और गुणात्मक से है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आ गया ना? ओ सॉरी, वहां पे एक हम गलती बता दिए थे, अटल, थोड़ा सा वहां पे सुधार लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो था कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वहां पे था प्रधानमंत्री। वहां पे प्रथम जो पूछ रहा था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, वहां पे सुधार लीजिएगा। वहां पे मैंने अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिया था, लेकिन प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी कैसे थे? प्रथम तो प्रधानमंत्री आपका कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना। तो इसलिए देख लीजिए वहां पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समझ में आ गया? इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो आप लोग को पता ही है, यू से उड़ीसा हो जाएगा, आर से राजस्थान हो जाएगा, ए से असम हो जाएगा, एम से मध्य प्रदेश एमपी हो जाएगा, बी आई से बिहार हो जाएगा। तो यानी इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? जन आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, पारिवारिक आंदोलन। यानी कि मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? बिहार में मानव विकास का कौन सा रूप दिया गया है? तो जन आंदोलन का रूप दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? उद्योग, पानी, बिजली, सड़क। तो कह रहा है कि इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? आधारभूत संरचना कौन नहीं है? तो आधारभूत संरचना में मतलब होता है बेसिक। तो बेसिक तो पानी, बिजली, सड़क, ये तो सबसे प्राथमिक है, तो इसलिए ये तीनों तो होगा, लेकिन आधारभूत संरचना उद्योग नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? अभिजीत विनायक बनर्जी के, अमर्त्य सेन के, महबूब उल हक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश पर तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
महबूब उल हक के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन दिया है 26, 27, 29, 28। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहने वाला है? तो 126वां, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महबूब उल हक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है? मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य क्या है? गुजरात, पंजाब, केरल, कर्नाटक। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे कि मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है। तो गुजरात, पंजाब, केरल और कर्नाटक। तो आप लोग देखे थे कि मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है? केरल है, और सबसे नीचे 5 गो राज्य है, वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे चीज। तो उसको जिसको हम लोग बीमारू राज्य कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ 2002, 3, 4, 5। मानव में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। यह भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरे ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ टोटल का टोटल आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, समझ गए ना? तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है कि बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग, पशुपालन, खनिज, कृषि। तो बिहार में किसकी प्रधानता है? तो आप लोग पता है कि बिहार एक कृषि प्रधान है, क्या है? राज्य है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो बिहार जो राज्य है कौन सा प्रधान राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है कि निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि किस अर्थशास्त्री ने कहा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? मार्शल, कुजनेट ने, आर्थर लेविस ने, ब्राउन ने। यानी कि कौन ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा था कि जो गरीबी है वो कैंसर की तरह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुजनेट ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है। अब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको सीएसओ कहते हैं, ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना प्रतिशत माना है? यानी सीएसओ ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना परसेंट माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.03%। देख लीजिएगा 11 सब में है लेकिन 11.03%। कन्फर्म ये सब याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लास कैसा लग रहा है आप सभी कमेंट करिए, सारे मित्रों को शेयर कर दीजिए। स्टेटस, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आपका सोशल अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर आप लोग शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइए। और इस सारे क्लास को आप लोग क्लास 10 के तमाम सारे भी छात्र छात्राओं को शेयर करिए। आगे है कृषि जनित उद्योग के विकास में किस राज्य का विकास किया जा सकता है? कृषि जनित उद्योग में के विकास में किस राज्य का विकास किया जा सकता है? देखिए थोड़ा सा घुमाया है, बिहार, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि कृषि जनित उद्योग के विकास में से किस राज्य का विकास किया जा सकता है। तो आपको पता है कि कृषि प्रधान राज्य है बिहार, और कृषि जनित उद्योग अगर बिहार राज्य में स्थापित कर दिया जाए तो बिहार का जो विकास है वो जल्दी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ के तमाम मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड है, कृषि पर निर्भर है। और यहाँ पे कृषि जनित उद्योग स्टार्ट कर दिया जाए तो यहाँ के लोग को में जो विकास है वो बहुत तेजी से हो जाएगा। और कृषि जनित उद्योग का मतलब होता है वे सभी उद्योग जिसका जो कच्चा माल है कृषि से प्राप्त होता है।
उसे क्या बोलेंगे, कृषि जनित उद्योग। जैसे में एक चीनी उद्योग हो गया, तो कि चीनी के लिए जो है गन्ना चाहिए, तो गन्ना कहाँ से प्राप्त होगा, कृषि से ही ना। तो अगर मान के चलिए चीनी मिल अगर अधिक से अधिक स्थापना किया जाता है, तो हमारे क्षेत्र में जो लोग भी गन्ना का उत्पादन करते हैं, तो उनके लिए विकास तो अच्छा से होगा, क्योंकि जब मिल खुलेगा तो उसमें रोजगार मिलेगा। जो भी कृषि पे डिपेंड लोग हैं, तो वहाँ पे गन्ना का उत्पादन करके अच्छा विकास किया कर सकते हैं लोग अपना। तो इसीलिए कृषि जनित उद्योग के विकास से किस राज्य का विकास किया जा सकता है, तो बिहार का। आगे है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, यानी कि मानव के लिए तो मान के चलिए सब कुछ तो आवश्यक ही है, लेकिन मानव की एक सबसे न्यूनतम आवश्यकता क्या है, जिसके अलावा कोई भी मानव का अस्तित्व नहीं। तो ऑप्शन दिया है कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी फल सब्जी, कपड़ा रोटी सब्जी, तेल। तो भाई साहब रोटी तो जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है और मकान भी जरूरी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटी कपड़ा और मकान। और इसके साथ साथ अब शिक्षा भी जरूरी हो गया है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता में एक शिक्षा को भी अब इन्वॉल्व कर लीजिए लोग, क्योंकि विदाउट शिक्षा के अब हम लोग कुछ नहीं कर, इसीलिए रोटी कपड़ा मकान तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा भी हम लोग को ध्यान देना ही हो, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी मात्रा होती है। तो भाई साहब पहले मैं बता दूं गरीबी रेखा क्या है। यानी कि गरीबी को निर्धारित करने के लिए एक मापदंड बनाया गया। उस मापदंड में क्या था कि जो लोग अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो उनको प्रतिदिन 2100 कैलोरी ऊर्जा, और जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उसको 2400 कैलोरी ऊर्जा से अगर कम मिल रहा है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है, जिसे हम लोग बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। समझ गए ना। तो यहाँ पे हम लोग को केवल शहरी पूछ रहा है, तो 2100 कैलोरी हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लास कैसा लग रहा है आप सभी जरूर कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी ऊर्जा की मात्रा कितना होती है, अभी मैंने बताया था, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करिए। 2400 कैलोरी, 2500 कैलोरी, 2350 कैलोरी, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो कैलोरी की जो मात्रा होता है वो आपका 2400 कैलोरी होता है, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नरेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, में मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों की काम की गारंटी दी गई है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए। तो नरेगा, तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि नरेगा क्या है। तो रोजगार देने की एक क्या है, तरीका से बोल सकते अधिनियम है, जिसके तहत मजदूरों को कम से कम एक साल में 100 दिन रोजगार देने की योजना है, और उसके साथ साथ न्यूनतम मजदूरी भी तय किया गया है कि उनको प्रतिदिन इतना रुपया देना है। तो इसीलिए नरेगा में कम से कम 100 दिन मिनिमम काम देने की गारंटी दी गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज हम लोग अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास का 51 क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया। तो अगर सारे बच्चे अगर चैप्टर में इतना इतना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आई थिंक हमारे देखने से एक भी क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, और क्लास में इसका टेस्ट हुआ था वो लोग मिला लीजिए कि कितना सही है, कहाँ पे मिस किया। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करिए, और सारे बच्चों को शेयर करिए। तो आज के लिए लेते हैं अलविदा, कल पुनः मिल सकते हैं आपके साथ छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। दैट्स ऑल, जय हिंद।